नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी यह सिलसिला। ट्रेन रांची की ओर भागी जा रही थी। हरे भरे खेत पीछे की ओर छूट रहे थे। नवीन के विचारों के परिंदे उड़े जा रहे थे। अभी वह घर से निकला भी नहीं था कि निखिल ने रिकॉर्ड पर पश्चिमी धुन लगाई और खुद गिटार के साथ संगत देने लगा। 1000 वॉट्स के साउंड सिस्टम फटे पड़े थे। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह बुदबुदाया। बेटे की जीवन शैली जिस तरह का है उससे वह परेशान है। कैसे उसे बताए कि पढ़ने से ही वह दुनिया में कामयाब हो सकता है। रीमा भी उसे कुछ नहीं कहती बल्कि बढ़ावा देती है। तुम भी ना कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं। सोचता रविवार को उससे बात करूँगा। पर उस दिन तो निखिल अखिल रीना का न्यू जर्सी से स्काइप पर उनकी मौसी से बात करना एक अनुष्ठान जैसा हो गया है। कोई हैंडसेट लाता है तो कोई कैमरा ठीक करता है। उसे लगा वह और उसका बेटा अलग अलग पैटर्न की जिंदगी जी रहे हैं। नवीन के केंद्र में निखिल गोल गोल घूम रहा था। उसे यह चिंता सता रही थी कि ग्रेजुएशन के बाद वह क्या करेगा। बेटे का मसला हो तो बात घूम फिर कर करियर पर आ जाती है। छोटा अखिल, उसे मज़ा आता है। वह चुटकुले सुनाता है, उसके साथ घूमता है, सवाल पूछता है और निखिल देखते ही बिदकता है। पता नहीं उसे किस चीज़ की तलाश है। जब देखो गिटार लेकर टुनटुनाता रहता है या मोबाइल पर किसी गर्लफ्रेंड के साथ। नॉनसेंस। कोई काम कहो तो पहले ही अपने को उस काम के लिए अक्षम घोषित कर देगा। फिर भी गले मढ़ दे तो कोई ना कोई तकनीकी खराबी निकाल कर टाल देगा। मेहनत करने से डरता है। आज अपनी मेहनत और लगन के चलते ही वह भारत सरकार के उच्च पद पर है। कार, बंगला, ठंडी बियर, अंग्रेजी उच्चारण में हिंदी बोलने वाली पत्नी, 2 बेटे, पर नतीजा अपने समाज से कटा, बाप से दूरी खिंचाव, नींद की गोलियां, हर समय कुछ पाने की अकुलाहट। छोटा भाई प्रवीण अमेरिका क्या गया, अमेरिकी बन गया। अमेरिकी बीवी, अमेरिकी बच्चे, अमेरिकी रहन सहन। मुंबई में लल्ले दी अपनी गृहस्थी में व्यस्त। बाबूजी की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। पिछले 5 सालों में दिल्ली एक वजन की तरह उससे बंध गई थी। चाणक्यपुरी के डी सेकंड 215 के पिंजरे में बंद बाबूजी से मिलने के मंसूबे बनते बिगड़ते रहे। लेकिन इस बार इन्हीं ख्यालों में खोया खोया वह रांची आ पहुंचा। रांची आते ही उसे बाबूजी की चिंता सताने लगी। वह अपने आप को कोसने लगा कि अपने जीवन के दबावों में वह पिता को भूल जाता है। पहले भी अपने को कई बार कोसा है, उसके बावजूद कुछ किया नहीं। खुद को कोसना उसकी आदत बन चुकी है। रास्ते भर अपना यह शहर जितना परिचित लग रहा था उतना ही अपरिचित। जाड़े की खुशनुमा सुबह थी। घर आया तो कुछ पल ठिठक कर खड़ा रहा। उसके दिल दिमाग को होश आने में समय लगा। जब वह अंदर गया तो बाबूजी दरवाजे पर नजर जमाए बैठे हुए थे। उसे देखकर हंसे। बिना शब्दों के ही उसमें बहुत कुछ निहित था। उसे देखकर रामाधार जैसे एक जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। काफी देर तक उनको बातों में उलझाए रखकर वह बोर हो चुका था। वह चाय बनाने चला गया। घर पर उसके आने की खासी तैयारी हुई थी। निखिल अखिल कैसे हैं? उसने बहुत बेफिक्री से जवाब देने की कोशिश की, पर उसके स्वर के बनावटीपन को आसानी से पकड़ा जा सकता था। बाबूजी का स्वास्थ्य गिरा था, पर ये जिंदगी भर रांची छोड़ने वाले नहीं। अपने को व्यस्त रखने के लिए ढेर सारा काम ढूंढ लिया था। कई संस्थाओं से जुड़े थे, पर इधर लोगों ने आना कम कर दिया था। निर्गुणवाड़ी में बोले, आज नैतिकता किसी प्रोफेशन में नहीं रह गई। पिछले दशकों में अगर किसी चीज को देश निकाला मिला है तो वह है नैतिकता। कुछ कहते कहते वे चुप हो गए। उनकी चुप्पी गोते खाने लगी, पानी में डूबते किसी कागज की नाव की तरह। वह कटघरे में खड़ा हो गया। उसे तकलीफ होने लगी। रीमा का बजता हुआ मोबाइल उठाकर वह बाहर आ गया, जैसे कोई भूली चीज ढूंढ रहा हो। स्मृति की पहचान भरी निगाहें दौड़ रही थीं। गया वक्त फड़फड़ा रहा था, बंद रह गए कबूतर की तरह। अचानक लगा कि जैसे अभी अभी अम्मा ने पुकारा हो। उसे लगा तमाम दूरी के बावजूद बाबूजी उसके भीतर ही थे, उसकी रग रग में अवचेतन में समाये हुए। याद आया बचपन में उनका प्रबल संरक्षण। बहुत सी यादों में एक यह भी दर्ज था, जब वह उनकी साइकिल पर सामने की डंडी पर बैठा घंटी बजाता चलता था।
वे पैडल मारते थे और वह टुन-टुन करता। एक बार बहुत तेज साइकिल दौड़ाई तो लगा वे दोनों हवा में उड़ने वाले घोड़े पर सवार हैं, आसमान में उड़े जा रहे हैं और रोमांच और उत्तेजना से सिहर उठा था वह। बाद में अपने दायित्वों को निभाते निभाते उनका आग्रह गुस्से में बदलने लगा। अपने अधूरे सपनों की एक कसक मिटाने के लिए बेटे को जीत दिलाने की बेकरारी में वे आज़ादी छीनने वाले निरंकुश पिता बन गए। लेकिन उन्होंने ही उसका दुनिया से परिचय कराया। जीत का पहला स्वाद उन्होंने ही चखाया था। हम तीनों की जीत उनकी सबसे बड़ी खुशी होती हमेशा। जिंदगी यहाँ वहाँ से कुरेद रही थी। खाना खाने के बाद वह देर तक सोता रहा। उठा तो शाम हो चुकी थी। वह छत पर चला गया। उस दिन शाम स्लेटी दुपट्टा ओढ़कर आई थी। उस पर सिर्फ एक तारा टका हुआ था और संतरे की फाक सा चांद। तैरते बादलों की तरह अनुपमा दिमाग में तैरने लगी। धीमी हवा बह रही थी। यादों की इस बस्ती में अतीत को दोबारा जीने लगा। उसके साथ मरना जीना संभव नहीं था। खैर, जो बीत गई सो बीत गई। फिर उस रात की सुबह नहीं हुई, पर इस सनातन समस्या से प्रेरित होकर वह स्वयं को जान गया। स्वयं को जान लेना ही ईश्वर को जानना है। अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसने तो जरूर कहा होगा, मुझसे छल किए जाए सैया बेईमान। उन दिनों वह खिन्नता के दौर से गुजर रहा था। सब जगह उसकी भद उड़ रही थी। बीए का रिजल्ट खराब हुआ था। एमए ज्वाइन तो किया, पर इतने भर से नौकरी मिलने का कोई रास्ता नहीं सोच रहा था। प्रवीण मेडिकल करके दरभंगा चला गया। लल्ली दी की शादी पिछले साल हुई थी। वे जमशेदपुर थी। वह पीछे छूट गया। घर में रुपयों की तंगहाली अलग। बाबूजी से जब भी सामना होता, वे उसके भावी जीवन के लिए परिश्रम का महत्व समझाते कि पुत्र वही जो पिता के अनुकूल चले, सब प्रकार से तार दे। धिक्कार है उस पुत्र पर जो पिता के मनोरथ को पूरा करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा भाषण हर बार देते। समझिए कि 20 मिनट तक कमरों की दीवारों में भी उनकी बातें पैवस्त हो चुकी थीं, जो रातों को गूंजती। 1000 बार उनके संघर्ष की कहानी सुन चुका था। वे साधारण परिवार के थे। शिक्षा की सुविधा न थी, लेकिन बुद्धि और ज्ञान के पुंज थे। समझना नवीन के वश का न था। उनका ज्ञान अपनी नाव पर रखता तो उनकी नाव नदी की तलहटी से जा लगती। उनमें आत्मविश्वास इतना था कि किसी भी विषय पर अपने उबाऊ विचार व्यक्त कर सकते थे। उनको सुनने के बाद उसको अपनी खोपड़ी खाई हुई जान पड़ती। कुछ न कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगने ही पड़ते। वे अपना रटा रटाया जुमला दोहरा देते। पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? यह वह क्या जाने। उसे तो यही पता था कि घर की आय उनकी जेब में है। यह उनका वीर गाथा काल था। वह गरज गरज कर अपने जीवन निष्कर्ष सुनाते। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में शब्द आराम से सोए रहते। बाबूजी उन्हें उठाकर जब तब आदर्श पुत्रों का उदाहरण दे देते। संभवतः हमारे ऋषि मुनियों ने पिता पुत्र संबंधों को गहराई से परखा था। इन ग्रंथों को लिखते समय वे अवश्य ही वयस्क पुत्रों के पिता बन चुके होंगे और जानते होंगे कि पुत्रों की मर्यादा निश्चित करना कितना जरूरी है, वरना वे आदर्श पिता के उल्लेख पर मौन क्यों हो जाते। दशरथ जैसे पिता को महर्षियों ने कैकेयी पर दोष डालकर बेदाग बचा लिया। नवीन को लगा इसके मूल में और भी गहरा दर्शन है, पर क्या यह मालूम नहीं उसकी मजबूरी थी कि वह गंभीरतापूर्वक ज्यादा देर तक विचार नहीं कर पाता, बोर होने लगता था। उधर कॉलेज में उसके जीवन की आंख मिचौली चल रही थी। अनुपमा उसके साथ नहीं होती, पर हर वक्त साथ होती। वह कलकत्ता से आई थी। यहाँ की लड़कियों से अलग नजर आती। उसे जो कुछ भी सुंदर दिखता वह उसका प्रतीक लगता। वह उससे अपने मन की भावना कहने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रेम अभी उसके मन में शुरू ही हुआ था। तभी दफ्तर से बाबूजी आ गए। उनका मूड ठीक था, पर जाने अम्मा ने क्या कह दिया कि वे उखड़ गए। उखड़ते ही लगे ज्ञान झाड़ने। उनकी मुश्किल यह थी कि इतना ज्ञान रखकर करें भी क्या। कौन याद रखने का झंझट ले, संभाले बच्चे, आगे उनके काम आएगा। एक दिन अनुपमा के ख्यालों में मन रोमांटिक हो चला। अपने करीबी दोस्त सुरेन के घर गया। बातों ही बातों में वे दोनों घर में बिना बताए फिल्म देखने चले गए। उधर अंधेरा होने पर घर लौटा तो अम्मा हलकान, बाबूजी परेशान। वहाँ हलचल मची थी। उसे देखते ही बाबूजी की आंखों में लहराया गुस्सा चला गया। स्नेह और चैन के बीच पड़कर झूलने लगे।
हमेशा दोष निकालने वाला पिता उसके लिए बेचैन हो सकता है। उसे ये बात अच्छी लगी। वह पढ़ने बैठा तो फिल्म उस पर तारी थी। फिल्मी नायिका की जगह अनुपमा दिल दिमाग पर छाने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि हर तीसरे चौथे दिन सुरेन के साथ किसी सिनेमा हॉल में पहुंच जाता। वैसे टिकट का पैसा ज़्यादातर सुरेन ही देता था। एक दिन फिल्म देखकर लौटा तो बाबूजी लगातार 1 घंटे तक आग उगलते रहे। उनके जाते ही उसने जोरों से दीवार पर थूका। जो कहते हैं कर देते हैं, सिनेमा के लिए पैसे भी नहीं लेता, तब भी हरामी कहीं का। उस रात उसे मलाल ने आ घेरा। उसे बाप को गाली नहीं देनी चाहिए थी। और डांटते फटकारते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम बिगड़े नहीं। इसी गम में रात को खाना नहीं खाया। थाली सरकाई तो अम्मा नाराज हो गई। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों एक से एक अकड़ू, किस किस की गुलामी करूं। बाबूजी खुद संभावनाओं वाले आदमी थे, पर मौका नहीं मिला। उनको कहीं शिकायत थी कि उनको अच्छा पिता नहीं मिला जो सही मार्गदर्शन देता। वैसे एमए पढ़ते समय दादी ने उनकी शादी अम्मा से तय कर दी। दादाजी नौकरी लगने के बाद शादी करवाना चाहते थे, पर वे असहमत हो गए। अम्मा से शादी कर ली। फिर तो रात को नवीन सपनों की रानी से कहता, चली आ तू चली आ, क्या वह मुझसे प्रेम करेगी। शून्य में यह सवाल किसी नन्हे पौधे की तरह उगाता। सारी रात करवटें बदलते सोचता। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। वह सुबह समय से पहले कॉलेज पहुंच जाता। अनुपमा देर से आती। वह उसका इंतज़ार करता। उसके आते ही आसपास की हवा में सांस लेना सार्थक हो जाता। लेकिन वह थी कि उसके अस्तित्व को ही नकार देती। उसके सामने रहता, पर मानने से इनकार कर देती। कोरा कागज कोरा ही रह जाता। जब प्यार के जोड़ घटाव गुणा भाग में अटक गया तो गया सुरेन के पास। वह प्रेम की कविताएं लिखता था, श्रृंगार रस का अध्ययन किया था। वह उसकी व्यथा सुन सिर झुकाए चिंता करता रहा। ये इश्क नहीं आसान, पर एक नास्तिक भगवान भरोसे अनजान सफर पर चल पड़ा था। गहराई से सोच विचार कर सुरेन ने जो सलाह दी उसका अनुमोदन कर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कॉलेज के सघन वृक्षों वाले रास्ते पर उसके पीछे चलने लगा। क्लास में ऐसी जगह बैठता जहां से उसका प्रोफाइल नजर आए। टीचर से सवाल पूछकर उसका ध्यान आकर्षित करता। आखिर वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया। उसने उसे देखकर मुस्कुराना स्वीकार किया। मंजिल नजर आने लगी। साथ चलने से दोनों ओर से पुल बंध गए। उसकी आंखों से छलकता जाम ऐसा कि जो उसको हो पसंद वही बात करता। उसे देखते ही प्यार उमड़ता, इसलिए बार बार देखता, 1000 बार देखता। वह देखने की चीज थी दिलरुबा। उसको देखते ही मूड अच्छा हो जाता और अच्छे मूड में होते ही वह बहुत बोलने लग जाता। वह बोर होने लगती, पर वह परवाह नहीं करता क्योंकि वह अच्छे मूड में होता था। बीच बीच में मन आशंकित भी हो जाता, बाबूजी को पता चलेगा तब। लेकिन इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। वह साथ रहने का वादा करता, वह मस्त नजरें लुटाती। अब वह जब भी मिलती शिकायत करती, देर से क्यों आए? मैंने गुलाबी ड्रेस पहनी तो तुम कुछ कहे भी नहीं। आज क्लास से बाहर आ रही थी तो देखा तक नहीं। आदि आदि। फिर शिकायती नज़रों से देखती रहती। वह रोज उसका एग्ज़ाम लेती, मार्क्स देती और वह फेल हो जाता। ऐसे में वह उसके लिए अच्छी किताबें ला कर देता, उसके नोट्स बना देता, कैंटीन का बिल भी वही चुकाता। अनुपमा को कुछ भी कह देना आसान था, नवीन को करना मुश्किल। अपना जेब खर्च खत्म हो जाता तो सुरेन से उधार लेता। कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता कि उसके दिमाग में प्रेमी का जो नक्शा है वह किसी गुलाम के नक्शे से मिलता जुलता है। क्या उसने प्यार करने में ज़रा सी भूल कर दी? वह छिपकर प्रेम करना चाहता था, मगर वह प्रोग्रेसिव थी। विक्टोरियन तौर तरीके उसे पसंद न थे। वह मॉडर्न थी, सब कुछ खुले में कबूल करना होगा। जीवन साथी मिलने तक प्रेम खोजते रहना उसका स्वाभाविक अधिकार था। वह खुद को समझाने लगा। कैंपस में यार दोस्तों को पता चल गया कि नवीन और अनुपमा का कुछ चल रहा है। जगदीश उसका पड़ोसी था, इधर न अपना दिल मान रहा था न अनुपमा पर कोई जोर चल रहा था। सोचा आगे आगे देखें होता है क्या। जो डर था वही हुआ। जगदीश ने घर जाकर अम्मा के कान भर दिए। अम्मा को बेटे से यह उम्मीद न थी। उनका चेहरा उतर गया। वे तो समझती थीं कि बेटा हमारा नाम करेगा। घर में नैतिक संकट छा गया। बाबूजी ने अपना भाषण शुरू कर दिया। इस बार परिश्रम के बजाय नई पीढ़ी के गिरते चरित्र पर बोलने लगे।
किस तरह सिनेमा के असर से लड़के गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अम्मा भी उनका प्रवचन भक्तिभाव से सुन रही थी। तभी इंतहा आ गई उसके प्यार की। उस दिन कॉलेज के लिए सघन वृक्षों तक पहुंचा तो अनुपमा वहां पहले से मौजूद। फिर उसने जो कहा वह सुनते ही पांव तले की जमीन खिसक गई। उसके माता पिता को नवीन जैसा मीडियोकर लड़का पसंद नहीं, इसलिए उसका प्लान है कि वे दोनों कहीं भाग चलें। इधर नवीन का प्लान था कि उसे कुछ सालों तक उलझाए रखे। एक प्रेमिका बनी रहे तो क्या बुरा है। लेकिन अनुपमा को एक जीवन साथी की जरूरत थी। उसे भागना था, उसे भागना था। मोहब्बत करके फंस गया आफत में। लेकिन सबसे बुरी जो बात लगी वह यह थी कि अपने लिए मीडियोकर कहा जाना। बात चुप गई। वह डिमोरलाइज हो गया। तनाव कनपटियों से रेंगता हुआ पूरे सिर के इर्द गिर्द फैलने लगा। प्रेम करना एक बात है, भागना दूसरी चीज है। उससे पीछा छुड़ाकर सीधा पहुंचा संकट मोचन सुरेन के पास। उसकी दास्तान सुन उसकी खीज 10 गुना बढ़ गई। उस रोज अपने रेडीमेड कपड़ों की दुकान जो ऊपर बाजार में थी नहीं जा सका। वह वहां जाकर ग्राहकों से तोल मोल कर जिंदगी नकारा नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कोई मिशन, कोई क्रांति जो इन भावों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति देता। कविता और दर्शन का जादू उसके सिर पर सवार था। उस दिन उसके बाबू ने गुस्से में उसकी कविता की डायरी फाड़ डाली थी। उनका मानना था कि बिजनेस कविता से नहीं चलता। जब सभी धन दौलत के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं तो इस कविताई का क्या तुक है। यार नब्बू, हमको चाचा ताऊ का 1000 से लाख तक का सफर अर्थहीन लगता है। इसमें न कोई मानसिक संतोष है, न ही बौद्धिक प्यास बुझती है। उसने दार्शनिक अंदाज में कहा। दोनों बाहर जाने लगे। सामने ही सुरेन के बाबूजी खड़े थे, मानो तीनों लोक के ज्ञाता, कर्ता, यथार्थ को देखने वाले। वही प्रकट, वही गुप्त। अहम उनका स्थायी भाव था। घर में वे अपने आगे सभी को छोटा समझते। बेटे की मूर्खता उनको फूटी आंखों न सुहाती। उनकी समझ में नहीं आता कि सिर्फ यश कमाने या इतिहास में थोड़ी सी जगह पाने के लिए समय की बर्बादी के क्या तुक है। उन दोनों का सिर बहुत भारी हो चुका था। डोरंडा के एक रेस्तरां में छिपकर देर तक शराब का सेवन करते रहे। नवीन की जिंदगी में वह छड़ा गया जब कमबख्त प्रेम कुर्बानी मांगता है। अल्लाह को भी प्यारी है कुर्बानी। सुरेन के अनुसार ऐसे मौके पर मौन व्रत सर्वोत्तम नुस्खा है। वह चुप्पी को बर्फ सा जमाने लगा। अनुपमा अपनी आदतों से उसे तोड़ना चाह रही थी, पर वह डिग नहीं रहा था। वह जान गया था कि अपनी जंजीरों की लंबाई तक ही सैर सपाटा ठीक है। एकाएक सुखद बदली घिर आई। उसके पिता का तबादला गुवाहाटी हो गया। जाती हूँ मैं कहकर वह दूर के मुसाफिर की तरह चली गई। उसके जाने से हल्का महसूस करने लगा। जेब पहले ही हल्की हो चुकी थी, पर कई दिनों तक उसका दर्द सालता रहा। पहले प्यार का पहला गम था। रोज रात को थोड़ा सा अतीत जी लेता। पढ़ना उसकी मजबूरी बन गई। पिता के श्रेष्ठ मूल्यों को बचाने में जी जान से लग गया। प्रेम और विरह के घाव पर समय लेप लगाता रहा, लेकिन वह मीडियोकर वाली बात खटकती रही। उधर सुरेन की दुनिया में भारी कमी कायम थी। उसे विश्वास था कि कविता से उसके जीवन के अधूरेपन को छुटकारा मिल सकता है। एक पराधीन सुख के आनंद को कैसे जान सकता है नब्बू। हम बाबूजी का विरोध तो कर सकते हैं, पर पराजित नहीं कर पाते। वह अपनी लहरों में बहा जा रहा था। कवि के बीच प्रतिभा है, पर उसकी प्रतिभा को इस घर में समझा ही नहीं जाता। वे जैसा कहें हमको वही करना चाहिए। क्या हम मिट्टी के लोंदे हैं। घायल की गति घायल समझ रहा था। इस बात को लेकर चाची को भी डांट पड़ती, लेकिन वे तो भरी नदी की तरह शांत बहती रहती। उसके बाद सुरेन ने क्या किया वह अलग कहानी है, लेकिन नवीन अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो गया। 2 प्रयासों के बाद वह लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर भारत सरकार का अधिकारी बन गया। सबकी मुराद पूरी हुई। यहाँ वहाँ से बधाइयाँ आने लगी। हर बधाई के साथ बाबूजी का छटांग भर खून बढ़ जाता। काश आज अनुपमा का फादर यहाँ होता। बाबूजी के छुअर ने उसे अतीत से निकाला। बीते कल की उतरती सीढ़ियों से चढ़कर वह वर्तमान में लौटा। अपना मोबाइल देखा तो उसमें सुरेन की मिस्ड कॉल दर्ज थी। दूसरे दिन उसका रुख सुरेन के घर की ओर था। सोचा अजीब शहर है रांची। दूर रहो तो बुलाता है और आओ तो ट्रैफिक से नाक में दम। उसे देखते ही सुरेन ने उसे बाहों में ऐसे बांधा जैसे अब छोड़ेगा ही नहीं। वह भूल चुका था ऐसी आत्मीयता। सुरेन काफी मोटा हो गया था। तोंद आगे की ओर निकल गई थी। गले कलाई उंगलियों में सोने नगीने चमचमा रहे थे। लक्ष्मी उस पर प्रसन्न थी।
गारमेंट्स फैक्ट्री खुल गई थी, मेन रोड पर शोरूम भी। दो दोस्त, कई यादें, यादों की पिटारी। इन दिनों कोई नई कविता लिखी या नहीं? क्या कहें नब्बू, जैसे जैसे दुनियादारी की जिम्मेदारी बढ़ती गई वैसे वैसे कवि कर्म कठिन हो गया। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। वह हो कर उसी तरह हंसने लगा। नवीन उसके नए नए आयामों को देखता रहा। यह कभी पिता की परंपरा को तोड़कर निकलना चाहता था। कहता था मुझे मुक्ति की तलाश है। उसके बाबूजी कहते घर की परंपरा निभानी होगी। विद्रोह घेरा तोड़कर पानी की चौड़ाई में ले जाना चाहता। परंपरा घेरा डालकर पानी को गहरा बनाती। लगा समय और कुछ नहीं, प्रकृति की काट छाट है। तभी उसका बेटा अनुज आ गया, 16-17 साल का नौजवान, कानों में बालियां, सिर पर खड़े बाल। देखा तो लगा रांची के हेयर ड्रेसर भी अत्याधुनिक हैं। सुरेन ने उससे कहा, अनुज मेरे बचपन का जिगरी दोस्त नवीन। हाय, ग्लैड टू मीट यू। कहता हुआ तेज कदमों से अंदर चला गया। उसके जाते ही सुरेन ने कहा, आज की जनरेशन की खासियत है कि वे फादर का रिस्पेक्ट नहीं करते। इसका कमरा इलेक्ट्रॉनिक सामानों से भरा पड़ा है। इंटरनेट, यूट्यूब, जाने क्या क्या। ये सब बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कुछ समझाने की कोशिश करो तो कहेंगे इट्स माई लाइफ। फिजा इतनी जल्दी बदल जाएगी सोचा नहीं था यार। नवीन सुनता रहा। यार नब्बू, तुम तो दिल्ली में रहते हो, यूरोप अमेरिका घूम चुके हो, तुमसे एक राय लेनी है। वह अपनी जगह से आगे बढ़ाया। अनुज टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है। उसे लगता है इसमें बहुत स्कोप है। हमसे कहता है कि हमको दूसरों के कल्चर के बारे में जानना चाहिए, विच इज़ वेरी नेसेसरी। टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आदमी का टोटल डेवलपमेंट होता है। तुम दिल्ली के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट का पता भेज दो ताकि इसका दिल रह जाए। वह ठीक से समझा नहीं। दिल्ली में है कई संस्थान, मैं इनका पता भेज दूंगा, पर ऐसा है बंधु, बेटा बाप के राज में जितना ख्वाब देखना चाहे देख ले, मगर जीना तो इसी दुनिया में है। तुमसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जब यह दिल्ली जाए तो टूरिज्म एरिया की दिक्कतें, कठिनाइयों के बारे में अपने तरीके से समझा देना। मेरे कहने से मानेगा नहीं। यहाँ मेहनत कर फैक्ट्री खड़ी की, गारमेंट्स का मार्केट बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर एनकरेजिंग है। फिर यह मेरी साख है नब्बू। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो कह देता है इट्स माई लाइफ, इट्स माई डिसीजन। जाए एक बार घर से बाहर, सारी फुटानी निकल जाएगी। भाभी जी आई। दुआ सलाम के बाद हम सभी उठकर खाने के कमरे में चले गए। सुगंध से नवीन की भूख जाग गई। मटर भरा पराठा, पुलाव, गट्टे की सब्जी, कोफ्ते, दही बड़े और भरे बादलों सी आत्मीयता। भाभी जी ने कटोरी में सब्जी डालते हुए कहा, देखिए भाई साहब, अनुज भी नई राह खोज रहा है। पति की ओर मुड़कर कहा, क्यों जी, अनुज के बारे में इनसे बात किए? पल भर के लिए दोनों मित्रों की आंखें मिल गईं। हाँ हाँ, सुरेन ने बताया था, दिल्ली जाकर पता करता हूँ। आप देखिएगा, ये तो उसकी सुनते ही नहीं, अपनी ही रट लगाए रहते हैं कि फैक्ट्री 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 देखो। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि न्यायशास्त्र के पंडित हार जाएं। हम तर्क संगत हों या नहीं, पर सही हमेशा होते हैं। फैक्ट्री जाएगा तभी तो काम सीखेगा, इंटरेस्ट आएगा। जब उसका मन उस ओर नहीं तो क्यों जोर जबरदस्ती करते हैं? बच्चा इनसे कुछ भी करने को कहता है तो ये कोई भी बहाना ले सकते हैं, पर अनुज की कोई बात समझना ही नहीं चाहते। इनके और इनके बाबूजी में हम एक ही समानता देखे, वह है अपने बेटों से असंतोष। यह भिन्नत्व में एकत्व देख रही है नब्बू। अकबर इलाहाबादी इस घर को देखते तो यही कहते, सदियों की फिलॉसफी की चुना चुनी रही, लेकिन बापों की बात जहाँ थी वहीं रही। इस दास्तानी दर्द को यहीं खत्म कर सब उठ खड़े हो गए। इतना लजीज खाना खाकर नवीन तृप्त हो गया। उनके अतिथि सत्कार में कोई कला या दिखावा नहीं था, केवल प्रेम था। उनका अतीत राग बड़ा प्रबल था, उनकी स्मृति के पार तक फैला हुआ। देर तक दोनों अपनी यादों एवं सपनों का दौर साथ साथ पूरा करते रहे, पर जिन नजरों से वे ओस की बूंदों में बनते बिगड़ते इंद्रधनुष देख लिया करते थे, उन नजरों से अब ओस भी बमुश्किल दिखाई दे रही थी। वहां से लौटा तो बाबूजी जैसे उसके इंतजार में बैठे थे, उसका लाया स्वेटर पहनकर। बोले कुछ नहीं, पर आंखों में एक बेबस उलाहना था। वे एक साधारण पिता थे। उनके सूनेपन में दबाई गई आह की कोई ध्वनि नहीं थी।
पर वह भीतर से संतुलन बिगाड़ रही थी। वह अनुचरित होकर भी असरकारी थी। आंखों से गिरने वाले आंसू दुख को गला देते हैं, पर जो आंसू भीतर रोक लेता है वह लोहा बन जाता है। क्या जाने अपने जीवन के प्रभात काल में वे भी स्वप्नदर्शी रहे हों और बाद में जिंदगी की कड़ी धूप ने सुखा दिया हो। वे सारे स्वप्न, सारी कोमलता, बाबूजी को जानने का दावा किस कदर खोखला था। एक पश्चाताप जैसा अनुभव होने लगा। 5 दिन उड़ गए पंछी की उड़ान की तरह। इन दिनों उन्होंने न कोई सलाह दी, न कोई खास बातचीत की, मगर उस पर लगातार ध्यान रखे हुए थे। जब जब उन्हें भावुक होने का डर लगता, वे खिड़की से बाहर पेड़ों को देखने लगते। ठहरे पानी में मोह ममता के जाने कितने कंकड़ फेंक दिए थे उसने। आत्मीय स्पर्श से उसके कंधे को छूकर पूछा, अब कब आओगे? उनकी आशाएं बुझने के कगार पर थीं। चला चली की बेला में कच्चा नहीं पड़ना चाहता था वह। जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। वे भीतर चलती आंधियों को रोके रहे। नवीन चुपचाप देखता रहा। उनके उदास चेहरे और पांव छूकर निकल गया। बाबूजी पीछे छूट गए। ट्रेन पर उनका लिपटा लिपटा एहसास साथ चला आ रहा था। उसके भरोसे उन्होंने कई काम छोड़ रखे थे, उनमें से कुछ नहीं कर सका। इसके लिए वह फिर खुद को कोसने लगा। पर इतने दिनों से बीवी बच्चों से भी कटा रहा। उनकी याद आने लगी। इतनी सुविधाओं के बाद भी निखिल वैसा नहीं कर पा रहा है जैसा वह चाहता है। उसने कितनी कठिनाइयों में रहकर सफलता हासिल की है। पिता बीता हुआ कल है तो बेटा आने वाले कल का स्वप्न। जिस तरह अतीत नष्ट होता है उसी तरह भविष्य निर्मित होता है। कोई नई बात नहीं होती, केवल पुरानी बातों का समय परिवर्तन होता है। वही पुत्र पिता बन जाता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। उसका मन स्मृति, स्वप्न और यथार्थ की भूल भुलैया में भटकता रहा। ये तीनों एक ही कड़ी है। बीच का जोड़ दिखाई नहीं देता। यहाँ अंत भी नहीं, प्रारंभ भी नहीं। इस बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि निखिल का गिटार और उसकी गर्लफ्रेंड छुड़ा कर रहेगा। पढ़ाई में लगाना ही होगा। उसका चमकता भविष्य किताबों में ही दिखाई देता। यह सब उसकी माँ से नहीं होने वाला। ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। गर्दन उचकाकर उसने डिब्बे के बाहर देखा। निखिल और रीमा उसे लेने स्टेशन आए थे। उसने हाथ हिलाया। उनसे मिलते ही मुस्कान गहरी हो गई। रीमा ने बहुत खुश होकर सूचित किया, निखिल का सिलेक्शन कॉलेज ऑर्केस्ट्रा में हो गया है। पापा, मुझे एक नया गिटार चाहिए। नवीन ने बात को हल्के से उड़ा दिया, पर निखिल ने पिता के चेहरे पर इनकार की अदृश्य रेखाओं को देख लिया। उसे गुस्सा आने लगा। यह सिलसिला चलता रहेगा। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी यह सिलसिला। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।